हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स शो नहीं करती हैं। तो मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करती हैं, मेटल्स आर सोनरस इन नेचर, ये भी सही है, डलनेस एंड डक्टिलिटी। तो मेटल्स जो है वो डक्टाइल होती है नेचर में, बट मेटल्स डलनेस शो नहीं करती। मेटल्स जो है वो लस्ट्रस और शाइनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। तो जो मेटल्स की एबिलिटी होती है जिससे हम उनको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे डक्टिलिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। मालिएबिलिटी का मतलब है कि मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट करना। सोनोरिसिटी मतलब मेटल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। कंडक्टिविटी मतलब मेटल्स जो है वो कंडक्शन शो करती हैं। Question number 3 is aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? तो good thermal conductivity, good electrical conductivity, ductility, high melting point. तो जो एल्युमिनियम है वो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। एल्युमिनियम एक मेटल है तो ये गुड थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है इसकी, ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है, डक्टिलिटी भी शो करता है, एंड एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। बट हमें बताना है इन रेफरेंस टू कुकिंग यूटेंसिल्स। अगर हम इसके कुकिंग यूटेंसिल्स बना रहे हैं तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो एल्युमिनियम की यूज हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 that is good thermal conductivity and option number 4 that is high melting point। तो एल्युमिनियम जो है उसकी गुड थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ही हम इसे यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए। तो देखते हैं कि ये स्टेटमेंट्स कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 and 4। Now question number 4, which of the following metals do not react with cold and as well as hot water। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मेटल है जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है। सोडियम, सोडियम जो है वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करती है वाटर के साथ, तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत विग्रस रिएक्शन जो है वो शो करती है। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जो आयरन मेटल है ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है। आयरन मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। Question number 5. Which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? अगर हम आयरन को स्टीम के साथ बहुत देर तक रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सा ऑक्साइड जो है आयरन का वो फॉर्म होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4 या फिर Fe2O3 एंड Fe3O4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये Fe3O4 जो है वो फॉर्म होता है जब हम आयरन को रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। जो Fe3O4 है ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है जिसमें आयरन मेटल जो है वो +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, What happens when calcium is treated with water? अगर हम कैल्शियम को पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट होगी? कैल्शियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। तो कैल्शियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर नहीं, सोडियम मेटल वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बट जो कैल्शियम मेटल है वो लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी राइट होगी, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर। स्टेटमेंट 4 है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। जब भी कैल्शियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो स्टिक कर जाती है टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम। मैग्नीशियम मेटल के साथ भी सेम केस होता है। तो यहाँ पर जो है फोर्थ स्टेटमेंट भी राइट होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।
Now question number 7. Generally, metals react with acids to give salt and hydrogen gas. जो metals हैं वो acids के साथ react करके salt एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो हमें ये बताना है कि नीचे जो एसिड्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा एसिड है जो जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। मतलब वो एसिड जो है मैग्नीज एंड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन बाकी के मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मैग्नीज या मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट अगर नाइट्रिक एसिड है तो वो जब मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब ये किसी और मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और ये जो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी ये उसे जो है उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द कंपोजिशन ऑफ एक्वारीजिया इज। एक्वारीजिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। एक्वारीजिया जो है वो कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है 3:1 की रेशियो में। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं हम 3:1 रेशियो में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। इनमें से कौन सा है जो कि आयनिक कंपाउंड नहीं है। KCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पर KCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड कैल्शियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। NaCl भी एक आयनिक कंपाउंड है। जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम, ठीक है। बट यहाँ पे जो तो ये दोनों KCl एंड NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। हमसे पूछा गया है कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो जो HCl है और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स नहीं हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम, एंड कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन द टू एटम्स। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है ये हमारी राइट होंगे। तो देखते हैं कि सेकंड और थर्ड जो है वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि आयनिक कंपाउंड्स नहीं शो करते। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने घर में जैसे हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट NaCl, तो कॉमन सॉल्ट जो है वो भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो अगर उसको आप वाटर में मिक्स करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बहुत इजीली जो है उसमें बिल्कुल सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी आयनिक कंपाउंड्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये शो करते हैं। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, देन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, यस, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, एंड एक्वस सॉल्यूशन अगर हम उसका बना दें तो भी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब मोल्टन स्टेट क्या होता है? मोल्टन स्टेट का मतलब है कि जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पर, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट पर अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या करता है, वो मेल्ट हो जाएगा। तो वो उसी जो उसकी वो मेल्टेड स्टेट होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मोल्टन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे पानी मिक्स नहीं किया गया है, और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, हम उसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, बिकॉज जो सॉलिड स्टेट में इनके बीच में ये बने कैसे हैं, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने हैं। जैसे NaCl है, अब NaCl जो है जब ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो
प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनके जो आयंस हैं वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, आयंस जो है वो फ्रीली मूव करेंगे तभी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। तो यहाँ पे जो है गोल्ड एंड सिल्वर, ये दो मेटल्स जो हैं ये अपनी नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होती है नेचर में, क्योंकि ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव मेटल है, ये इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now question number 12. Metals are refined by using different methods. Which of the following metals are refined by electrolytic refining? तो जो मेटल्स हैं, रिफाइनिंग का मतलब हुआ मेटल की प्यूरिफिकेशन। तो मेटल्स को हम बहुत सारे मेथड्स यूज करके जो है उनकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमारे पास नीचे मेटल्स दी गई हैं उन मेटल्स में से कौन सी मेटल्स हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से जो है प्यूरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा गोल्ड एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। गोल्ड एंड कॉपर को जो है हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से प्यूरिफाई करते हैं। इसके अलावा जो जिंक है उसको भी हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से ही उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 एंड 2। Question number 13. Silver articles become black on prolonged exposure to air. This is due to the formation of. जब सिल्वर आर्टिकल्स जो हैं अगर वो ज़्यादा देर तक अगर उसको एयर की प्रेजेंस में रखा जाए तो वो जो है उनके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है एंड सिल्वर सल्फाइड फॉर्म कर लेता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। Question number 14. Galvanization is a method of protecting iron by coating with a thin layer of. तो गैल्वेनाइजेशन में जो है जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15. Stainless steel is a very useful material for our life. In stainless steel, iron is mixed with. तो स्टेनलेस स्टील जो है वो एक एलॉय है जिसमें आयरन को जो है मिक्स किया जाता है निकल एंड क्रोमियम के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16. इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लूजेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पर जो ग्रीन कोटिंग बनती है वो बनती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। कॉपर जो है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो है मिक्सचर बनता है कॉपर कार्बोनेट एंड यहाँ पे होता है साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17. जनरली मेटल्स are solid in nature. Which of the following metal is in liquid state at room temperature? तो रूम टेम्परेचर पे जो मेटल लिक्विड स्टेट में होती है वो होती है मरकरी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state? तो सोडियम एंड कैल्शियम, अगर हम सोडियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इनकी मोल्टन स्टेट में तो हमें जो है सोडियम और कैल्शियम मेटल जो है रिस्पेक्टिवली मिल जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 और ये है दिए गए हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आयोडीन। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो लस्ट्रस होता है मेटल्स की तरह। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल्स? तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से जो है सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि सबसे कम रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन सी मेटल है, उसी मेटल सॉल्ट से बाकी की मेटल्स जो है उस मेटल को डिस्प्लेस कर देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है
एज कंपेयर टू जिंक, एंड जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, एंड सिल्वर जो है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिल्वर। जो सिल्वर मेटल है उसको बाकी की मेटल्स जो हैं वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगी, क्योंकि सिल्वर मेटल जो है सबसे कम रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 21, 2 ml each of concentrated HCl, nitric acid and a mixture of concentrated HCl and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1 were taken in a test tubes labeled as A, B and C। तो यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स ली गई हैं A, B and C। A टेस्ट ट्यूब में HCl डाला गया है, B में नाइट्रिक एसिड डाला गया है और C में जो है वो मिक्सचर डाला गया है HCl एंड नाइट्रिक एसिड का 3:1 रेशो में, मतलब सी में एक्वा रिजिया डाला गया है। अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब। इन सभी मेटल जो जितने भी ये टेस्ट ट्यूब्स हैं इनमें एक छोटा छोटा टुकड़ा मेटल का जो है वो डाल दिया गया है। नो चेंज अकर्ड इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए एंड बी टेस्ट ट्यूब में कोई भी चेंज नहीं आया, बट द मेटल गेट डिसॉल्व्ड इन टेस्ट ट्यूब सी। जो ए एंड बी टेस्ट ट्यूब्स है उनमें कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब सी है उसमें जो हमने मेटल का टुकड़ा डाला वो उसमें डिसॉल्व हो गया। तो आपको ये बताना है कि ये मेटल कौन सी है। तो ये तो हमें पता है, हमने जो गोल्ड है वो एक्वारिजिया में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास गोल्ड है वो अगर हम सिर्फ HCl सॉल्यूशन लेंगे या फिर सिर्फ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें गोल्ड जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब हम एक्वारिजिया बनाते हैं, कंसंट्रेटेड HCl और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं 3:1 रेशो में, तो गोल्ड जो है उसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। एंड एलॉय इज, एलॉय जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। एलॉय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का या फिर मेटल और नॉन मेटल का। क्वेश्चन नंबर 23, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट्स ऑफ। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है एंड कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक it gets deposited on cathode, deposited on anode, deposited on a cathode as well as anode, remains in the solution। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है तो उसमें जो भी हमारा मेटल है वो डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। It reacts vigorously with water. Identify the element from the following। तो हमारे पास एक एलिमेंट है जिसे हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है और ये एयर के साथ भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एंड ये पानी के साथ भी बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, इसीलिए हम इसको जो है ओपन में नहीं रख सकते हैं। तो ये जो मेटल है ये होता है सोडियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों ही जो है बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ भी, एयर के साथ भी, और ये दोनों इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि जो मेटल्स हैं वो कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं नेचर में, बट यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है सोडियम एंड पोटेशियम का। ये दोनों ही मेटल्स हैं लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 26, alloys are homogeneous mixtures of a metal with a metal or non-metal. Which among the following alloys contain non-metal as one of its constituents? तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा alloy जो है जिसमें एक मेटल प्रेजेंट है और दूसरा जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नॉन मेटल है। ब्रास, तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, तो ये दोनों ही मेटल्स हैं। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एलॉय होता है, ये तो कॉपर और टिन दोनों ही मेटल्स हैं। एमलगम का मतलब है कि इसमें जो है मरकरी एक मेटल जो प्रेजेंट होगी वो मरकरी होगी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट और दूसरी भी मेटल ही प्रेजेंट होगी। तो स्टील जो है उसमें एक नॉन मेटल प्रेजेंट होती है। स्टील जो है वो एलॉय है आयरन का और कार्बन का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम मेटल के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है।
इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये राइट है, ठीक है। जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. It reacts with steam to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो जब ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है तो इट्स ऑब्वियस कि ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट हो कर लेगा, ठीक है। Question number 28. Which among the following alloys contain mercury as one of its constituents? ऐसे alloys जिनमें mercury present होता है as one of its constituents, उनको हम amalgams कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेनलेस स्टील, अल्निको, सोल्डर, जिंक अमलगम। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है यही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जिंक अमलगम, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जिंक और मरकरी का एलॉय है। जहां पे भी अमलगम लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि इसमें जो है मरकरी प्रेजेंट है एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29. Reaction between X and Y forms compound Z. X loses electron and Y gains electron. Which of the following properties is not shown by Z? तो अगर X लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, Y गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब है कि जो Z बना है वो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो आपको आयनिक कंपाउंड की ही प्रॉपर्टी बतानी है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते। तो आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये राइट है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में, और आयनिक कंपाउंड अकर करते हैं सॉलिड। ये तीनों स्टेटमेंट्स राइट हैं, बट आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30. The electronic configuration of three elements X, Y and Z are X is equal to 2, 8, Y is 2, 8, 7 and Z is 2, 8, 2. Which of the following is correct? X is a metal. जो metals होते हैं उनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2, 8, तो इसका मतलब ये मेटल नहीं है। Y जो है यहाँ भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7, तो ये भी मेटल नहीं है। Z में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो ये क्या है, एक मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये X इज अ मेटल, तो ये गलत है, X मेटल नहीं है। Y इज अ मेटल, Y भी मेटल नहीं है। Z इज अ नॉन मेटल, नहीं, Z भी नॉन मेटल नहीं है, Z तो मेटल है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है Y इज अ नॉन मेटल एंड Z इज अ मेटल, तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे Z जो है वो एक मेटल है, और जो 2, 8, 10 to 12, तो यहाँ पे 12 है, तो मतलब जो Z है वो 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीशियम का। तो Z जो है वो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है। एंड Y 2, 8, 10 एंड 17, तो यहाँ पे 2, 8, 10 एंड 7, 17, तो यहाँ पे 17 किसका एटॉमिक नंबर है, यह है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। तो क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31. Although metals form basic oxides, which of the following metals form an amphoteric oxides? जो metals हैं वो basic oxides form करते हैं, लेकिन इनमें से एक metal ऐसी है जो कि amphoteric oxide form करती है। amphoteric oxide मतलब जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में, वो एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर शो करता है। Question number 32. Generally, non-metals are not conductors of electricity. Which of the following is a good conductor of electricity? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेफाइट। ये एक्सेप्शनल केस है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, और ये एक क्या है, नॉन मेटल, लेकिन फिर भी ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। Question number 33. Electrical wires have a coating of an insulating material. The material generally used is. तो जो हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कवरिंग जो है वो करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर, वो होती है पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो ग्रेफाइट है वो तो इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है,
भीगा नॉन मेटल ग्रेफाइट जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, तो इसको तो हम यूज नहीं कर सकते। सल्फर जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन जो सल्फर है वो ब्रिटल होता है नेचर में, इजिली ब्रेकेबल है, तो इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है उसी को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो होगा। तो ये अगेन जो है डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी वही मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है, तभी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यही हमें देखना है कि कौन सी मेटल जो है यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस आयरन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है आयरन से, इसलिए आयरन मेटल जो है इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती, ये जो है पॉसिबल नहीं है रिएक्शन। ठीक है, नाउ जिंक सल्फेट प्लस आयरन, यहाँ पर अगेन जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। अगला ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस लेड, यहाँ पे भी जो लेड है वो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, इसलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन मेटल से, तो आयरन मेटल जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और यहाँ पर FeSO4 प्लस कॉपर जो है वो फॉर्म हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब यहाँ पे आपको 4 फिगर्स दी गई हैं और जिनमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो रही है कॉपर की। आपको बताना है कि कौन सी फिगर जो है वो बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि एनोड है और एक कैथोड है। एनोड के ऊपर हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को एनोड की तरह यूज किया जाता है और एक थिन स्ट्रिप होती है प्योर मेटल की जिसको हम कैथोड की तरह यूज करते हैं। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे लूज होते हैं। कैथोड पे रिडक्शन होती है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पे तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ ये क्या है, गलत है। ठीक है, और यहाँ पे बी ऑप्शन में जो एनोड है वो ठीक है, पॉजिटिव है, कैथोड भी नेगेटिव है, ये सही है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो कॉपर मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके सॉल्यूशन में आ रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से जो है जो कॉपर मेटल है वो यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है और कैथोड पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो ये राइट है। बट यहाँ पे एक चीज गलत है, वो है इम्प्यूरिटीज। यहाँ पे कैथोड के नीचे इम्प्यूरिटीज जो है वो शो की गई हैं। होता क्या है कि जो एनोड है वहां पे जब ऑक्सीडेशन होती है तो जो मेटल है वो मेटल आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाता है, और जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो नीचे जो है वो एक डिपॉजिट हो जाती हैं। उन जो नीचे एनोड के नीचे जो इम्प्यूरिटीज डिपॉजिट हो जाती हैं उसे हम एनोड मड कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो एनोड मड है ये कैथोड के नीचे दिखाया गया है, तो ये गलत है। बाकी सब इस फिगर में जो है वो सही है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, यहाँ पे एनोड है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये सही है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, ये भी सही है। यहाँ पे एनोड जो है उससे उस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में जो है सॉल्यूशन में आ रहा है, सही है। और ये कैथोड की तरफ जा रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ये भी सही है। और एनोड मड इम्प्यूरिटीज जो है वो एनोड के नीचे है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी भी देखते हैं, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव दिया गया है, ठीक है, और कैथोड जो है उसको इन्होंने नेगेटिव बताया है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैथोड जो है वहां से दिखाया गया है कि जो ऑक्सीडेशन जो है वो कैथोड पे होते हुए दिखाई गई है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ होगी, एनोड के ऊपर होगी, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर होगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।